नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अनीता भी हमारे साथ मौजूद है। अनीता, गुड मॉर्निंग। और चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और काफ़ी सारा आज डेटा निकल कर आ रहा है जिसकी वजह से भारतीय बाजारों पर असर देखने को मिल सकता है, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं एशियन मार्केट पर। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो एशियन मार्केट की जो शुरुआत है वो अच्छी मजबूती के साथ होते हुए दिखाई दे रही है। गिफ्ट निफ्टी करीब 19,790 के ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है, तो अच्छी मजबूती यहाँ पर है। इसके अलावा हांगकांग के बाजार भी करीब 350 अंक ऊपर है। कोरिया के बाजार में अच्छी मजबूती है। चीन और निकाई के बाजारों में भी शानदार तेजी है। जापान के बाजार देखिए करीब 500 अंकों से ज्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले चीन के भी पीएमआई डेटा के आंकड़े आए जो कि काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। अगर उन आंकड़ों पर नज़र डालें तो वहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स पर जुलाई मैन्युफैक्चरिंग 49.3% पर आया है और हमारा अनुमान जो था वो 48 के आसपास था। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ से और ये जो बढ़त देखने को मिली उसके चलते हम देख रहे हैं कि इस वक्त एशियाई बाजार की जो शुरुआत है वो काफ़ी मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। और लगातार देखिए आपके स्क्रीन पर एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लगातार यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो एक पॉजिटिव क्यूज यहाँ से, और जिसके चलते हम देखेंगे कि इसका असर भारतीय बाजारों पर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी फ्लैटिश ही कारोबार कर रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ चल रहा है एशियन मार्केट में इस वक्त। अगर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों पर नजर डालें तो एक बार यूएस मार्केट में बात करने से पहले बैंक ऑफ जापान ने क्या पॉलिसी डिसीजन लिए उसके बारे में आपको बता देते हैं। और अब वहां पर जापान में ब्याज दरों में बढ़त शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। बैंक ऑफ जापान ने पॉलिसी में अपने कुछ बदलाव किया है, यील्ड कर्व कंट्रोल को ढील देने की कोशिश की है, जिससे कि ओवरऑल संकेत नजर आ रहे हैं कि अभी तक बैंक ऑफ जापान जो कि डविश स्टैंड पे था, अब वो कुछ सख्त रुख अपनाते हुए शायद नजर आ सकता है। और इसका असर हमने येन पर देखा और करेंसी जो डॉलर था उस पर भी देखा, और आने वाले समय में थोड़ा बहुत असर यहाँ पर करेंसी में देखने को मिल सकता है। तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी कितना इम्पैक्ट आता है बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी निर्णय से। लेकिन ओवरऑल अगर बाजारों के संकेत की बात करें ग्लोबल, तो काफ़ी अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं अमेरिकी बाजारों से। डाउ जोन्स ½ % ऊपर, करीब 170 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली। S&P 500 नैस्डैक भी करीब 1 से 2% की मजबूती के साथ क्लोज हुए। वहाँ पर महंगाई के आंकड़े आए जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है और नरमी देखने को मिली। अनुमान से बेहतर आंकड़े नजर आए। PCE पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको कि फेड क्लोजली वॉच करता है, उसमें 0.2% की बढ़त मंथ ऑन मंथ देखने को मिली जो कि अनुमान के मुताबिक था। और सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो 4.1% की बढ़त हुई, 4.2% का अनुमान था। तो अनुमान से अच्छे आंकड़े यहाँ पर आए हैं। एक तरफ GDP के आंकड़े मजबूत दिख रहे हैं और ओवरऑल जो अर्निंग सीजन है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो सभी कुछ इस वक्त बाजार को में जो तेज़ी है उसको सपोर्ट कर रहा है और हम देख रहे हैं लगातार एक तेज़ी बनी हुई है। डाउ जोन्स में लगातार तेज़ी का दौर जारी है, तो वहाँ से तो अच्छे संकेत हैं। यूरोप बाजार से भी ठीक ठाक ही संकेत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन बैंक ऑफ जापान ने जो निर्णय लिया उसका थोड़ा बहुत असर हमने देखा। यूरोपियन बाजार में हमने हल्की नरमी देखी। अब इसका इम्पैक्ट हम आने वाले समय में धीरे धीरे हो सकता है बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी पर देखने को मिले। फिलहाल तो यहाँ पर स्टेबल ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। 10 ईयर यील्ड्स 3.9% के आसपास बरकरार हैं। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई जिससे सोने में हमने एक तेजी देखी और अब $1960 के पास सोना कारोबार कर रहा है। यहाँ पर हमारी नजर बनेगी कि और कितनी तेजी दिख सकती है। और कच्चे तेल में भी लगातार तेजी बरकरार है। अब चीन की तरफ से भी मजबूत आंकड़े आ रहे हैं, डिमांड सुधर रहा है, लेकिन सप्लाई को लेकर चिंता अभी भी एक तरफ बनी हुई है। तो डिमांड सप्लाई को लेकर जो इक्वेशन है उसका असर हम कच्चे तेल में देख रहे हैं और $85 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए कहीं ना कहीं सेंटीमेंट के हिसाब से नेगेटिव हो सकता है। तो अगर आज भारतीय बाजारों के लिए संकेत की बात करें तो कुछ मिले जुले संकेत मिल रहे हैं। इसको हम आगे समझेंगे कि आज आगे शुरुआत कैसी हो सकती है, लेकिन एक बार एफआईआईज और डीआईएस के अपडेट ले लेंगे, उसके बाद समझेंगे कि एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है। एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की है, करीब 1023 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। घरेलू निवेशकों की बात करें तो खरीदारी करके गए करीब 1634 करोड़ की।
इंडेक्स फ्यूचर में 1800 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा, इंडेक्स ऑप्शन में 33,000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। हमने शुक्रवार के सेशन में देखा भी कि काफ़ी ज़्यादा मुनाफा वसूली हावी थी भारतीय बाजारों में भी। तो आज सेटअप कैसे लग रहे हैं, एक बार ये भी समझ लेते हैं एफएनओ सेटअप, और उसके बाद हम रणनीति भी समझेंगे। आज एफएनओ सेटअप समझाने के लिए हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज के लिए सेटअप कैसा नज़र आ रहा है एफएनओ का? जी बिल्कुल, एफएनओ सेटअप तो हम एक्चुअली 8 o'clock को अच्छे से विस्तार में बात करेंगे। अभी हम लेवल्स पे बात कर लेते हैं कि निफ्टी कैसा नज़र आ रहा है। तो थर्सडे को देखेंगे तो थर्सडे को एक्चुअली बहुत ही तगड़ी सेलिंग हुई थी, जिसके वजह से फ्राइडे को भी थोड़ा वो सेंटिमेंट पास ऑन हो गया था, जिस वजह से निफ्टी ने थोड़ा अच्छे से लो मार दिया था। हालांकि निचली स्तर से निफ्टी ने कुछ 70-80 पॉइंट का अच्छा रिकवरी भी दिया था, जिस वजह से निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ था। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट दिखता है निफ्टी पे 19,600 का। हालांकि ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके नीचे का है जो है 19,500 का। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ दिखता है 19,850 का, और दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है साइकोलॉजिकल लेवल का जो कि 20,000 लेवल का है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने एक्चुअली एक रेंज में था 45,600 से लेके 46,300 तक के कुछ 5-6 सेशन तक वहाँ से था, वहाँ से ब्रेकडाउन देता हुआ नज़र आया फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस नज़र आ रही है। और यहाँ पर अगर हम सपोर्ट देखें तो 45,300 का पहला सपोर्ट नज़र आ रहा है। पिछले सेशन में 45,250 के करीब से एक अच्छा बाउंस दिया था, इसलिए 45,300 का एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। और उसके नीचे साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट जो है 45,000 का। रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर की तरफ 45,800 पर पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है, और उसके बाद जो की साइकोलॉजिकल लेवल है 46,000 का, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। इस पूरी जानकारी के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाजार की बात करते हैं। और बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं नीतिलेश पावस्कर। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए 18 हाउस स्वदेश के साथ। गुड मॉर्निंग नीतिलेश, जानना चाहेंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक में आज क्या करें, कैसे मार्केट की रणनीति आज बनाएं? गुड मॉर्निंग। अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूसली चीज कह रहा था कि मार्केट हायर लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। एक बार हम लोग 19,600 से लेकर 19,570 ये लेवल्स का देख सकते। तो अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट दिया है, और एसजीएक्स निफ्टी जैसे इंडिकेट कर रहा है कि गैप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट में मेरे हिसाब से हायर लेवल जो है 19,780 से लेकर 19,840 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वहां पे एक बार के लिए हमें प्रॉफिट बुकिंग फिर से देखने को मिल सकती है, और थोड़ा हम लोग फिसल सकते हैं। तो मार्केट में फ्रेश शॉर्ट तभी बनेंगे जब मार्केट फिर से 19,600 के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करेगा, तो ही हमें एक फ्रेश बिकवाली देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो मार्केट गैप ओपन हो रहा है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, देखना चाहिए कि हायर लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है क्या। हायर लेवल के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली वहां पे 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग चल सकते। लेकिन जब तक मार्केट 19,850 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम लोग कोई भी बाइंग की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। और बैंक निफ्टी में 45,400 से लेके 45,500 एक बेस था, उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। तो अभी मार्केट में 45,800 से लेके 46,000 एक राउंड नंबर, वहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो हायर लेवल के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और फ्रेश पोजीशंस आप शॉर्ट साइड की भी बना सकते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब भी लेवल्स का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो तभी उसमें ट्रेड करना चाहिए। अभी मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में चल रहा है। रुक करके थोड़ा सा देखना चाहिए कि मार्केट किस तरफ रुख बदल रहा है। और जानना चाहेंगे नीतिलेश, आज कौन कौन से शेयर हैं जिनमें ट्रेड करना चाहिए, आपके पिक्स क्या हैं? देखो, मैं दोनों ट्रेड बाइंग साइड के रेकमेंड करूंगा, लेकिन कंडीशनल बाय होंगे। पहला जो मेरा ट्रेड होगा यूपीएल होगा। यूपीएल वीकली चार्ट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास खड़ा है। मेरे हिसाब से अगर ये 628 रुपीज को ब्रेकआउट कर देता है तो 620 के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ हमें लॉन्ग इनिशिएट करने चाहिए। 645 मेरा पहला टारगेट होगा। 645 के ऊपर सस्टेन होता है आवरली कैंडल के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से 50% क्वांटिटी कैरी कर लेनी चाहिए, और मेरे हिसाब से ये फिर ट्रेड 680 तक भी चल सकता है। दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा मेरा चंबल फर्टिलाइजर। वीकली चार्ट्स के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन चल रहा है। 277 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ही इसमें बाय करना है।
272 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 285 मेरा टारगेट होगा। 285 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो 300-310 तक भी ये काउंटर चल सकता है। जो भी ट्रेड्स होंगे वो कंडीशनल ट्रेड होंगे और कैश में लेना है, फ्यूचर्स में पोजीशंस नहीं बनानी है। ओके, थैंक यू नीतिलेश आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कैश में ट्रेड लेने की सलाह है। यूपीएल चंबल फर्टिलाइजर अच्छा लग रहा है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन कंडीशनल कॉलेज पर आप नज़र रखिए। तो ये दो स्टॉक्स हैं। आगे हम और भी ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन चलिए अब नज़र डालते हैं अहम नतीजों पर और खबरों पर। और हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं बताने के लिए कि कल ओवर द वीकेंड ढेर सारे नतीजे आए हैं, तो अहम नतीजे कौन कौन से थे ये बताने के लिए आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाय पूजा, गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले मैरिको की बात करेंगे। नतीजे शुक्रवार को मार्केट आवर्स के बाद आए थे। नतीजे हमारे अनुमान के मुताबिक थे, लेकिन कंपनी ने गाइडेंस बढ़ाई है, जो एक बड़ा पॉजिटिव होगा इस स्टॉक के लिए। गाइडेंस की बात करें तो कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ मोमेंटम का टारगेट दिया है FY24 के लिए। मार्जिन्स की बात करें तो 20% प्लस का एबिटा मार्जिन्स दिया गया है FY24 के लिए। नतीजे इनलाइन थे। रेवेन्यूज में स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और ग्रॉस मार्जिन्स फुल ईयर के लिए 300 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड हो सकते हैं। तो नतीजे इनलाइन थे, लेकिन गाइडेंस बढ़ाई है, जिसके चलते इस स्टॉक पर नजर रहेगी। इसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस के भी नतीजे आए थे ओवर द वीकेंड। नतीजे इनलाइन थे, लेकिन कंपनी ने बाय बैक अनाउंसमेंट किया है, जो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। नतीजों की बात करें तो NII में 31% का डिक्लाइन देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो कमजोर देखने को मिले। डिसबर्समेंट ग्रोथ देखने को मिला 132% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बायबैक की बात करें तो कंपनी ने 1750 करोड़ का टोटल बायबैक अनाउंस किया है, और 1250 रुपीज प्रति शेयर पर यह बायबैक किया जाएगा। तो बायबैक के चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा NTPC जो एक निफ्टी स्टॉक है, उसके नतीजे सैटरडे को आए थे। नतीजे लार्जली अच्छे थे, अनुमान के मुताबिक देखने को मिले। रेवेन्यूज फ्लैट थे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स में 29.8% पे आए हैं मार्जिन्स, वर्सेस 25% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 480 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन देखने को मिला है। इसके अलावा 5 स्टार के भी नतीजे आए ओवर द वीकेंड, काफ़ी अच्छे नतीजे थे। कंपनी ने अपना 3 ईयर गाइडेंस बढ़ाया है। CAGR 35% का गाइडेंस दिया है अभी, वर्सेस पहले का जो टारगेट 30% था। तो सिग्निफिकेंट गाइडेंस अपटिक देखने को मिला है 5 स्टार फाइनेंस में। बाकी अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो इनलाइन था। कंपनी का मानना है कि लोन ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे इनलाइन अर्निंग्स ग्रोथ भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक के भी नतीजे आए थे। इंटरेस्ट इनकम में 36% का उछाल देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 61% का उछाल देखने को मिला। मार्जिन्स मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, मार्जिन्स लार्जली स्टेबल रहेंगे फुल ईयर के लिए। कासा रेशियो 50% के उछले स्तर पर रहेगा FY24 के लिए, और क्रेडिट कार्ड बिजनेस FY25 तक ब्रेक इवन कर सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रूअरीज के भी नतीजे शुक्रवार को आए थे। नतीजों की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वॉल्यूम्स में डाउनटिक देखने को मिला, जिसके चलते नतीजे कमजोर थे, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर मार्जिन्स में सॉलिड अपटिक देखने को मिला। याद रखें, इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स के चलते रॉ मटेरियल प्राइसिंग पर एक बड़ा प्रेशर था, जिसके चलते कंपनी ने 3% मार्जिन्स रिपोर्ट किए थे पिछले क्वार्टर में, और अब 3% से बढ़कर 9.3% के मार्जिन्स कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में रिपोर्ट किए हैं। तो सॉलिड मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है सीक्वेंशियल बेसिस पर, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वॉल्यूम्स में डाउनटिक देखने को मिला। लास्टली रूट मोबाइल्स की बात करेंगे। नतीजे कमजोर थे इस क्वार्टर में। रेवेन्यूज में 4% का डाउनटिक देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। 12.7% पे मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, वर्सेस 13.1% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किए थे। सीजनैलिटी और करेंसी डेप्रिसिएशन के चलते कमजोर नतीजे देखने को मिले रूट मोबाइल से। और आशीषा, सप्ताह की शुरुआत कौन कौन से स्टॉक हैं जो न्यूज़ में बने रहेंगे, खबरें जो आज दिन भर रहेंगी?
जी हाँ, सबसे पहले पावर ग्रिड की बात करते हैं। कंपनी ने फंड रेज अनाउंस किया है। सैटरडे को ये अनाउंसमेंट आई थी, जहां कंपनी ने 5,700 करोड़ का फंड रेज अप्रूव किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में। FY 23-24 में ये फंड रेज किया जाएगा, मल्टीपल ट्रांचेस में ये फंड रेज किया जाएगा। कैपेक्स, कॉर्पोरेट खर्चों के लिए ये फंड रेज इस्तेमाल किया जाएगा। और कंपनी ने फर्स्ट ट्रांच भी ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है। 1,900 करोड़ का बॉन्ड इश्यू किया जाएगा फर्स्ट ट्रांच में। इसके अलावा फिनो पेमेंट्स बैंक पर भी फोकस रहेगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दी है स्मॉल फाइनेंस बैंक में कंपनी को कन्वर्ट करने के लिए। इनफैक्ट रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी ने ऐसा भी कहा है कि FY 26 तक कंपनी पूरी तरह से स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा। रेमंड कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस किए हैं। थाने में कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है अपनी फुटप्रिंट, और 4th प्रोजेक्ट थाने एरिया में कंपनी ने लॉन्च किया है। ग्लैंड फार्मा में कुछ US FDA एक्शन आती हुई नजर आई है, जिसके चलते इस स्टॉक पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। GMP इंस्पेक्शन कंक्लूड किया गया है। कंपनी की जो फैसिलिटी है विशाखापट्टनम में, वहाँ इंस्पेक्शन हुआ था। 20 जुलाई से 28 जुलाई तक ये इंस्पेक्शन किया था और पॉजिटिव आउटकम आता हुआ नजर आया है। मैनेजमेंट ने कहा कि कंपनी को 0 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। फॉर्म 483 इश्यू किया गया है और नो एक्शन इंडिकेटेड यानी NAI का स्टेटस अब कंपनी को दे दिया गया है। इसके अलावा इजी ट्रिप प्लानर्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है आज, जहां एक्विजिशन और फंड रेज इश्यू वाया इक्विटी शेयर्स कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा कंट्रोल प्रिंट 1100 करोड़ के मार्केट कैप की एक कंपनी है, जहां बायबैक कंसिडर किया जाएगा आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में, जिसके चलते ये स्टॉक पर भी स्ट्रीट की नजर रहेगी। और लास्ट में RBL बैंक और M&M। याद रखें पिछले कुछ दिनों से ये दोनों ही काउंटर्स फोकस में रहे हैं। लास्ट थर्सडे को M&M ने एक्वायर किया था 3.33% स्टेक, और मैनेजमेंट ने यह भी कहा था कि कंपनी अपना स्टेक बढ़ा सकती है 9.99% तक। और उसी के चलते दोनों ही कंपनीज के बीच में एक बैठक हुई थी शुक्रवार को, जिसके चलते एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया गया है। तो इसी के चलते कुछ अनाउंसमेंट आ सकती है और ये दोनों स्टॉक्स भी आज नज़र में रहेंगे। ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं, नतीजे हैं, उसका पूरा एनालिसिस अभी आशीषा आपको दे रही थी और इस पर हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब चलिए बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। यहाँ पर भी आज काफ़ी सारा एक्शन एक्सपेक्टेड है और हमारे साथ स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए रवि देवरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रवि, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। रवि, अभी थोड़ी देर पहले ही चीन के PMI डेटा आए हैं जो कि काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। आपने उन डेटा को कैसे एनालिसिस किया, अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा हो तो, और उसका असर पहले तो ये बताइए क्रूड और बेस मेटल पर कितना पड़ सकता है और क्या रणनीति आप शेयर करेंगे वहाँ? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ये डेटा हाईलाइट में रहता। अगर डेटा में कुछ ज्यादा वेरिएशन होता, डेटा इनलाइन है। 49 के सामने 49.3 इंडेक्स आया है। बिलो 50 इंडेक्स डिग्रोथ का इंडिकेशन है। हालांकि इससे एक स्ट्रॉन्ग केस बन गया है कि चाइना में जल्दी स्टिमुलस मेजर्स और काफी एग्रेसिव स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस हो गए, और उसके तहत आज दोपहर इंडियन टाइम के अनुसार 12:30 बजे चाइना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। काफी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बेस मेटल्स के लिए है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में इसका फोकस रहेगा, क्योंकि जो वहाँ के सारे मिनिस्ट्री है वो आज कुछ स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस करने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है तब तक क्रूड एंड बेस मेटल दोनों इसके लिए वॉचफुल रहेंगे पॉजिटिव साइड। मुझे लग रहा है कि आज इंडिकेशन है जिंक में बाय करें। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट को 220 के करीब, 225 का टारगेट, 217.80 का स्टॉप लॉस। सेकंड क्रूड में भी मुझे लग रहा है कि आज एक अच्छी रिकवरी दिखनी चाहिए। पर्टिकुलर लगातार एक कमोडिटी आउट परफॉर्म किया है, बट यस आज सुबह में गोल्डमैन ने भी उसके सप्लाई के लेके काफी चिंता है अपने रिपोर्ट्स में हाईलाइट किया है। अगर चाइना से एग्रेसिव स्टिमुलस मेजर्स आते हैं तो ये कमोडिटी में भी जो डिमांड कंसर्न था वो ईज होता हुआ दिखेगा। तो क्रूड के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट बाय करें। 6,650 का इंट्राडे टारगेट रहेगा। 6,470 के स्टॉप लॉस के साथ आप क्रूड में भी बाय जा सकते हैं। ओके, तो जिंक में खरीदारी करने की राय, कच्चे तेल में भी तेजी का जरिया बन रहा है। रवि, सोने चांदी पर भी राय दीजिए, वहां क्या करें?
पर्टिकुलर जब इकोनॉमिक मेजर्स अनाउंस होते हैं तो गोल्ड थोड़ा अंडर परफॉर्म करता है, तो मुझे लग रहा है कि वहां से थोड़ा ध्यान आप सिल्वर पे रखें, सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर बेस मेटल में अच्छी रिकवरी देखने को मिले तो सिल्वर का एक चांस बनता है कि यहाँ से एक अच्छा परफॉर्म करे। तो मेरे हिसाब से 73,800 के करीब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 73,400 और अपर साइड मुझे लग रहा है कि एज ए पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग 74,800 तक के लेवल एक से दो ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। शुक्रिया रवि जी कमोडिटी अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ब्रोकरेज हाउसेस की बात कर लेते हैं। तो नज़र कहाँ है ब्रोकरेज हाउसेस की, बता रही है हमारी सहयोगी वामाक्षी। वामाक्षी गुड मॉर्निंग, बताएं आज क्या है ब्रोकरेज हाउसेस में खास। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम सीमेंस के साथ। एक्सिस कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इन्होंने हाईलाइट किया है कि माइनॉरिटी शेयर्स होल्डर्स ने एलवी मोटर्स के सेल के अगेंस्ट वोट किया है। ओवरऑल ये जो डील का रैशनल था वो उनके साथ भी बैठ नहीं रहा था, तो ओवरऑल एक्सिस कैपिटल के लिए पॉजिटिव है। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून क्वार्टर में कंपनी की तरफ से मजबूत परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, जिसके चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है। बिकवाली की राय से खरीदारी की राय दी और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 412 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा गेल भी हमारे रेडार पर। यूबीएस का कहना है कि बिजनेस अब साइक्लिकल से स्ट्रक्चरल हो रहा है। भारत की तरफ से काफ़ी हाई गैस डिमांड है और इनफैक्ट उनके जो अपकमिंग पाइपलाइंस है उसी के चलते करीब 8% वॉल्यूम कैगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डिस्काउंट पर भी ट्रेड कर रहे हैं अपने 10 ईयर एवरेजेस के मुकाबले, और इसी के चलते यूबीएस ने गेल पर अपनी राय को अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 150 रुपीज़ शेयर पर कर दिया है। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज भी हमारे रेडार पर। मैक्वायरी का कहना है कि अनुमान से कमज़ोर नतीजे कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया है बढ़ते क्रेडिट कॉस्ट के चलते। GNPA डिक्लाइन भी काफ़ी एनकरेजिंग नज़र आ रहा है। निम्स का डिक्लाइन करीब 60 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर हायर है पीयर्स के मुकाबले, मगर ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट नज़र आ रही है। तो ओवरऑल मैक्वायरी ने M&M फाइनेंशियल पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 215 रुपीज़ प्रति शेयर का। इसके अलावा मार्को भी हमारे रेडार पर है। हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस की तरफ से उनका कहना है कि रिजल्ट्स लार्जली इन लाइन थे इम्प्रूविंग आउटलुक के चलते। वॉल्यूम ग्रोथ भी क्वार्टर 2 से इम्प्रूव हो सकता है और इनफैक्ट उनका एक्सपेक्टेशन है कि EBITDA मार्जिन भी हाईएस्ट बेस्ट एवर लेवल पर रह सकता है। तो ओवरऑल मैरिको पर अगर हम देखें तो इन्वेस्टर की तरफ से होल्ड की राय आ रही है, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है। मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है और जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर जेफरीज का कहना है कि पहले तिमाही के नतीजे इन लाइन रहे हैं। काफ़ी मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है और ओवरऑल इसी के चलते खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस बढ़ाकर 3,870 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा SBI कार्ड्स भी हमारे रेडार पर। कोटक का कहना है कि हायर प्रोविजंस के चलते अर्निंग्स ग्रोथ पर थोड़ा सा डेंट नज़र आया है, मगर निम स्टेबल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर काफ़ी सारे टेलविंड्स नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते बिजनेस काफ़ी मजबूत रह सकता है और इसी के चलते कोटक ने SBI कार्ड्स पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 960 रुपीज़ प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे इंडियन ऑयल पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि Q1 अनुमान से कमज़ोर रहा है। कोर रिफाइनिंग मार्जिन ने पीयर को अंडर परफॉर्म किया है, मगर अर्निंग्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि फुल रिकवरी नजर आ सकती है कैश फ्लोज में, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 111 रुपीज़ प्रति शेयर का। थैंक यू वामाक्षी आपका ये जानकारी देने के लिए। चलिए अब रुक करते हैं टॉप ट्रेडिंग कॉल्स का। और एंजल वन ने अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी करने की राय दी है 5,490 के लिए। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 5,243 के आसपास का। आज हॉस्पिटल स्टॉक्स पर नजर भी रखिए। मैक्वायरी की पॉजिटिव रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई है। इसके अलावा क्यूमेंस इंडिया में भी खरीदारी करने की राय 2014 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1908 का। प्रभुदास लीलाधर ने कंटेनर कॉर्प में खरीदारी करने की राय दी है और लक्ष्य देख रहे हैं 710 का। स्टॉप लॉस है 670 का। और SBI कार्ड में भी खरीदारी करने की राय 880 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 845 का सुझा रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज ने REC लिमिटेड में खरीदारी करने की राय दी है। 205 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस है 190 का। और गोदरेज प्रॉपर्टीज भी अच्छा लग रहा है, तेजी करके चलिए 1795 का होगा लक्ष्य। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1730 का। तो सभी कॉल्स में आज तेजी करने की राय। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और अनीता को दीजिए इजाजत।